नमस्कार दोस्तों, रतन जी एस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाकल पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो यह पुस्तक जो है वो चैप्टर वाइज है और ये भी पूर्ण रूप से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है, जिसमें कि एसएससी के द्वारा फरवरी 2023 तक की एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो विशुद्धता हिंदी माध्यम में है। और बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को कवर करेगी, तो दोस्तों यह पुस्तक जो है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके अलावा स्टेनो, एसएससी स्टेनो, इसके अलावा दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट और भी जितनी सरकारी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को यह पुस्तक कवर करने वाली है। एक बार दोस्तों इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 9 अध्याय है और 9वां अध्याय जो है वो करंट अफेयर्स का, इसका अध्ययन हम लोग इसमें नहीं करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का अध्ययन हम लोग दूसरे सेगमेंट से करेंगे। इसके अलावा बात करें तो 8 अध्याय में हम लोग स्टैटिक जीके को पूर्ण रूप से कंप्लीट किए हुए हैं और इसके अलावा इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यहाँ तक हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और बचा हुआ 2 सेगमेंट एक इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान है। तो इसमें हम लोग दोस्तों अर्थशास्त्र का भी एक वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद में बचे हुए सेगमेंट को आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज जो होगा दोस्तों वो दूसरा सीरीज होगा, हम लोग का दूसरा वीडियो होगा इकोनॉमिक्स का। तो ये दोस्तों देखते हैं इकोनॉमिक्स के विषय सूची को। इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसके पहले की वीडियो में हम लोग 1, 2, 3 और 4 अध्याय को हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट किए हुए हैं और आज के सेशन में हम लोग 5वें अध्याय को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और फिर इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए सेगमेंट को पूरा करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 5वें अध्याय को। और सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोलूँ कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख करके वहाँ से आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के बचे हुए प्रश्न को देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का टॉपिक है बनी बैंकिंग और वित्तीय संस्थान। इससे संबंधित पहला प्रश्न पूरे मिलाकर बात करें तो 173 नंबर प्रश्न और प्रश्न है कि देश के केंद्रीय बैंक अर्थात सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। दोस्तों इसका कार्य जो है यह जनता से जमा स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह इसका कार्य नहीं है। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और यह जनता से जमा स्वीकार करता है। दोस्तों आरबीआई के कार्य के बारे में बात करें तो बैंकों को बैंकर, मुद्रा जारी करने वाला, सरकार को बैंकर, मौद्रिक प्रबंधन, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का विनियमन और इसके अलावा सरकारी प्रतिभूति बाजार और मुद्रा बाजार, इसके अलावा विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकार के ऋण प्रबंधन वगैरह इसका सब कार्य है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 174 नंबर प्रश्न है कि डैश किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देवनागरियों या देनदारियों का लिखा होता है। इसके बारे में बात करें तो वो होता है दोस्तों तुलन पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा तुलन पत्र। अर्थात तुलन पत्र के बारे में बात करें तो एक वित्तीय विवरण जो कि एक समय में कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और शेयरधारक हिस्सेदारी की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा बात करें तो बैंक बेल आउट किसी व्यवसाय, व्यक्ति या सरकार से एक असफल कंपनी में पैसे का एक मौद्रिक अंतःक्षेपण है ताकि इसके दिवालियापन और आने वाले परिणामों को रोका जा सके। इसके अलावा भुगतान देय अर्थात बीओपी की बात करें तो एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ देश के निवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों में लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बिल फाइल के बारे में बात करें तो बिल फाइल दस्तावेजों का आधिकारिक संग्रह है जो कि विधायी प्रक्रिया के माध्यम से बिल की यात्रा के दौरान तैयार किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 175 नंबर प्रश्न के मुद्रा गुणक अर्थात मनी मल्टीप्लायर को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों मुद्रा गुणक की बात करें तो इसे 1/1 नगद आरक्षित अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुद्रा गुणक सूत्र आरक्षित अनुपात का उपयोग करता है और इसका कारण यह है कि बैंकों के द्वारा ऋण देने की अनुमति देने वाली धनराशि पर आरक्षित अनुपात का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो धन गुणक प्रभाव जो है वो 1/आरक्षित अनुपात होता है, जबकि नगद आरक्षित अनुपात ये कुल जमा
कुल जमा का एक विशिष्ट हिस्सा है जो कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरक्षित रूप में रखा जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा आधिकारिक पत्र दिया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 176 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकों या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा जो नहीं है उसके बारे में बात करते हुए है साहूकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि साहूकार ये तृतीय श्रेणी का उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, जबकि ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना में बहु एजेंसियों संस्थानों का एक समूह शामिल है, अर्थात वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके अलावा सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक, स्वयं सहायता समूह औपचारिक क्रेडिट प्रणाली के या प्रणाली में अंतर को भरने के लिए उभरे हुए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 177 नंबर क्वेश्चन, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है। दोस्तों, वो किया जाता है M2 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा M2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ बचत जमा। M1 बराबर होता है दोस्तों जनता के द्वारा धारित मुद्रा, नोट और सिक्के वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्लस वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा। और M3 की बात करें तो M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावकार जमा। और इसके अलावा M4 की बात करें तो M4 बराबर होता है M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के साथ कुल जमा, अर्थात राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़ करके। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों 178 नंबर क्वेश्चन की वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है वह क्या कहलाती है। दोस्तों, उसे रेपो दर कहते हैं, अर्थात वो रेपो रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपो रेट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि रेपो दर या रेपो रेट को उस ब्याज की राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देते समय भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा रिजर्व रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो यह उस ब्याज दर को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक भारत की में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों पर अल्पावधि के लिए पैसा उधार लेता है। इसके अलावा बात करें तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी उस दर को संदर्भित करती है जिस दर पर बैंक प्राधिकृत सरकार प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई से रातों रात धन उधार दे सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो शब्द लीवरेज अनुपात ये अनुपातों का एक समूह को इंगित करता है जो किसी व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देनदारियों और हिस्सेदारी के संदर्भ में राजकोषीय उत्तोलना को इंगित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 179 नंबर क्वेश्चन की डाकघर बचत संगठनों को सभी जमानत को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। दोस्तों, उसे किया जाता है M4 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा M4। इसका डिस्क्रिप्शन है कि M1, M2, M3 और M4 ये मुद्रा आपूर्ति की गणना के लिए वर्ष 1977 और 1998 कहने का मतलब है कि 1977 और 1998 के बीच आरबीआई के द्वारा उपयोग किए जाने वाले चार्ज मौद्रिक योग्य है। इसके अलावा संकीर्ण मुद्रा अर्थात M1 और M3 जो कि तरलता का उच्च स्तर है। इसके अलावा व्यापक मुद्रा की बात करें तो M3 और M4 ये निम्नतम तरलता स्तर है और M1 जो है वो सबसे अधिक तरल है और लेन देन को सबसे आसान बनाती है, जबकि M4 जो है वो सबसे कम तरल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 180 नंबर क्वेश्चन की यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को C रूप में निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणन को किसके रूप में निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों, उसे 1/1 -C के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्यय गुणक बराबर होता है 1/1 - C। व्यय गुणक दर्शाता है कि स्वायत्त व्यय में परिवर्तन का अर्थव्यवस्था में कुल व्यय और कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो उपभोग करने के लिए सीमाएं प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के प्रत्येक एक रूप के उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 181 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो वो है खुले बाजार में सरकार के द्वारा जारी बाइंड्स की खरीद और बिक्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि खुले बाजार के संचालन अर्थात आरबीआई ये देश का केंद्रीय बैंक होता है। आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद है। इसके अलावा प्रतिभागी की बात करें तो ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान और खुदरा निवेशक अर्थात सेंट्रल बैंक के साथ गिल्ट खाते खोल कर हैं। ऑपरेशन
ट्विस्ट की बात करें दोस्तों तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए के खुला बाजार परिचालन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 1000 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपये के खुला बाजार परिचालन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री है। इसके बाद में अगला प्रश्न 182 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश वे है जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है। वह दोस्तों आवर्ती जमा, अर्थात आवर्ती जमा वे है जहां खातों में हर महीने एक मासिक किस्त जमा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आवर्ती जमा एक अवधि में एक निश्चित राशि की नियमित मासिक जमा के माध्यम से होने वाली बचत है और एक बचत बैंक जमा एक वित्तीय संस्थान में आयोजित किया जाता है जो कि मूल्य सुरक्षा और मामूली ब्याज दर प्रदान करता है। इसके अलावा पुनर्विस या पुनर्निवेश जमा की बात करें तो आपको जमा राशि पर अर्जित ब्याज का पुनर्निवेश है। जबकि सावधि जमा की बात करें तो सावधि जमा एक निवेश साधन है जो आपको एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करने के लिए एक मुश्त राशि का निवेश करने की अनुमति देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 183 नंबर क्वेश्चन कि डैश और डैश भारतीय औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर निर्धारित करें। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो वो है सीमांत अस्थायी सुविधा और रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थात सीमांत अस्थायी सुविधा और रिवर्स रेपो रेट ये भारतीय औसत कॉल मनी दर में दैनिक उतार चढ़ाव के लिए कॉरिडोर का निर्धारण करते हैं। जबकि MSF का बात करें तो ये एक दंडात्मक दर अर्थात रेपो दर से ऊपर है जिस पर बैंक RBI से धन उधार ले सकता है जब वे सभी उधार सहायता पूरी तरह से समाप्त कर चुके होते हैं। इसके अलावा रिवर्स रेपो दर की बात करें तो रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अल्पावधि के लिए बैंकों से धन उधार लेता है और रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 184 नंबर क्वेश्चन की डैश को संकीर्ण धन के रूप में भी जाना जा सकता है। वह है दोस्तों M1 और M2 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि M1 और M2 के बारे में बात करें तो ये संकीर्ण धन है और M1 में केवल 100% तरल जमा अर्थात लिक्विड डिपॉजिट शामिल है। इसके अलावा M2 की बात करें तो M2 में डाकघर बचत का आकार नगण्य है जबकि M2 बराबर M1 ये डाकघरों में बचत जमा खाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न 185 नंबर जनता के हाथ में मुद्रा परस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार क्या कहलाता है और इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। दोस्तों ये मौद्रिक आधार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक आधार। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को तो इसका डिस्क्रिप्शन है मौद्रिक आधार अर्थात MO एक मुद्रा की कुल राशि है जो या तो जनता के हाथों में सामान्य प्रचलन में है या केंद्रीय बैंक के भंडार में रखे गए वाणिज्यिक बैंक जमा के रूप में है। इसके बाद अगला प्रश्न 186 नंबर क्वेश्चन के बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG को छोड़ करके माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए वर्ष 1992 ईस्वी में किसके द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी। दोस्तों यह परियोजना शुरू की गई थी नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो नाबार्ड के यदि पूर्ण रूप की बात करें दोस्तों इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये वर्ष 1982 ईस्वी में स्थापित एक वैधानिक निकाय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय प्रदान करने वाली एक शीर्ष बैंकिंग व्यवस्था है या संस्था है जिसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद अर्थात IRMA आनंद गुजरात में स्थित एक प्रमुख बिजनेस स्कूल है जिसकी स्थापना बर्किज कुरियन ने की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 187 नंबर क्वेश्चन की एक NBFC इसके अलावा MFI NBFC MFI के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात डैश होता है। वो होता है दोस्तों जोखिम भारतीय कुल परिसंपत्तियों का 15%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि NBFC MFI को अपनी जोखिम में भारतीय परिसंपत्तियों के खिलाफ 15% की नियामक पूंजी बनाए रखना आवश्यक है। इसके अलावा बात करें तो NBFC MFI ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है जो कि कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा NBFC की बात करें तो ये
NBFC कंपनी अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत पंजीकृत है। अगला प्रश्न 188 नंबर क्वेश्चन की भारत में इनमें से किस संस्था के द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। दोस्तों भारत में 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाने वाली संस्था की बात करें तो वह है दोस्तों वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वित्त मंत्रालय सिक्के अर्थात सिक्का अधिनियम 1906 के तहत सिक्के और 1 रुपये के नोट जो कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, अर्थात 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वो होता है दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर, और ये दोनों जारी करता है। जबकि अन्य नोट की बात करें तो अन्य नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रित किए जाते हैं, जिस पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 189 नंबर क्वेश्चन की भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन किस प्रकार के होते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि खुले बाजार के परिचालन बैंकिंग प्रणालियों में पैसे का विस्तार या अनुबंध करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों की खरीद या सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को संदर्भित करता है, और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों एक मुक्त क्रय जो कि अस्थायी होता है और इसमें सरकारी प्रतिभागियों को या प्रतिभूतियों की एक मुफ्त बिक्री या खरीद शामिल होती है। इसके अलावा दूसरा होता है दोस्तों पुनर्क्रय अनुबंध, ये अल्पकालिक और पुनर्खरीद के अधीन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 190 नंबर क्वेश्चन के उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि ये क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है। दोस्तों इसे कहा जाता है संपार्श्विक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपार्श्विक अर्थात कोलेटरल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कोलेटरल अर्थात संपार्श्विक शब्द एक परिसंपत्ति को संदर्भित करता है जिसे कि एक ऋणदाता ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार करता है। दोस्तों लीज एक पट्टा का अनुबंध या अनुबंध का हिस्सा है जो कि एक परिसंपत्ति अर्थात अंतर्निहित संपत्ति को विचार के बदले समय की अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड दिए ये शर्तें सामान खरीदने के समय चालान पर उल्लिखित भुगतान शर्तें हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों 192 नंबर प्रश्न, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है माइक्रो फाइनेंस से तात्पर्य निम्न आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं से है और जिन्हें कि आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग से बाहर रखा जाता है या रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो एक वाणिज्यिक बैंक या एक वाणिज्यिक बंधक वाणिज्यिक संपत्ति के द्वारा सुरक्षित एक बंधक ऋण है जैसे कि कर्जालय भवन। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर, औद्योगिक गोदाम या अपार्टमेंट परिसर। दोस्तों इसके बाद बात करें तो चालन वित्त पोषण अल्पकालिक उधार का एक रूप है जो कि बैंक या ऋणदाता के द्वारा अपने ग्राहकों को अवैतनिक चालन के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 192 नंबर क्वेश्चन और 192 नंबर प्रश्न है कि किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है अर्थात मनी सप्लाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुद्रा आपूर्ति किसी देश की अर्थव्यवस्था में मापी गई तिथि पर सभी मुद्रा और अन्य तरल साधन है। दोस्तों मनी ऑर्डर एक प्रमाण पत्र है जो कि आमतौर पर एक सरकार या बैंकिंग संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है जो कि कथित तौर पर प्राप्तकर्ता की मांग पर नकद प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अलावा बात करें तो धन शोधन एक आपराधिक कृत्य है जिसमें वे कानूनी माध्यमों से अपनी आय के अवैध स्रोतों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 193 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी किसके द्वारा विनियमित होता है। सिडबी की बात करें दोस्तों तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ये भारतीय लघु और उद्योग विकास बैंक अर्थात स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को नियंत्रित करती है। सिडबी एक जो कि वैधानिक निकाय है और ये एक वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
के विकास में सहायता करना होता है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल वर्ष 1990 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 194 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और चारों कथन में से यदि गलत कथन की बात करें तो गलत कथन है कि वोल्ट कैश भी पैसे की आपूर्ति का एक हिस्सा है। यह कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्गीकृत 4 विभिन्न प्रकार के धन वाणिज्यिक धन, 4 प्रकार के जो धन होते हैं उसमें से पहला है वाणिज्यिक धन, इसके अलावा प्रत्यायी धन, व्यवस्थापत्र मनी और चौथा है दोस्तों कमोडिटी मनी। इसके अलावा बात करें तो वोल्ट कैश अनिवार्य CRR राशि के ऊपर बैंक के द्वारा ही रखे गए नकद भंडार को संदर्भित करता है, जबकि इसके बारे में बात करें तो यह M1 मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे मौद्रिक आधार में शामिल किया गया है। इसके अलावा बात करें तो मौद्रिक आधार में गैर बैंक के द्वारा जनता द्वारा आधारित या धारित मुद्रा को बैंकों की फेडरल रिजर्व जमा राशि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का एक उदाहरण है। वह बैंक है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पंजाब नेशनल बैंक अर्थात PNB। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के 12 बैंक हैं और वे हैं दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला प्रश्न 196 नंबर, करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहते हैं। दोस्तों करेंसी नोट और सिक्कों के बारे में बात करें तो उसे वैध मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वैध मुद्रा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वैध मुद्रा अर्थात फैट मनी जो कि सरकार के द्वारा जारी मुद्रा है, जो कि सोने जैसी कमोडिटी के द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अलावा बात करें तो करेंसी नोट और सिक्के व्यवस्था पत्र मनी है। इसके अलावा बात करें तो द्रव्य मुद्रा वह पैसा है जिसका मूल्य उस वस्तु से आता है जिससे इसे बनाया जाता है, जबकि धात्विक मुद्रा के बारे में बात करें तो धात्विक मुद्रा का तात्पर्य विभिन्न धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, कांस्य, निकेल आदि से बने सिक्कों से है, जबकि रिजर्व मनी को सेंट्रल बैंक मनी, मौद्रिक आधार धन या हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 197 नंबर क्वेश्चन की वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि RBI के पास रखते हैं और इन जमाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपनी जमा राशि RBI के पास ही रखते हैं और इन जमा राशि को दोस्तों कहा जाता है भंडार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भंडार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास अपनी जमा राशि रखते हैं और इन जमाओं को भंडार या रिजर्व कहा जाता है। देनदारी एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का बकाया होता है, आमतौर पर वह एक राशि होती है। इसके अलावा बात करें तो एक ऋण या अन्य संस्था के द्वारा दिए गए ऋण का एक रूप होता है और एक विरासत एक वित्तीय शब्द है जो कि किसी की मृत्यु के बाद व्यक्तियों को दी गई संपत्ति का वर्णन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न 198 नंबर क्वेश्चन की NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या कहलाता है। दोस्तों ये अंतर जो है वो 4% से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरों के बीच अधिकतम अंतर 4% से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि NBFC समय समय पर RBI के द्वारा निर्धारित उच्चतम दर से अधिक ब्याज दरों की पेशकश नहीं कर सकता है और वर्तमान सीमा जो है दोस्तों वो 12.5% प्रति वर्ष है। इसके अलावा 199 नंबर प्रश्न है कि डैश वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह है दोस्तों प्रत्यायी मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रत्यायी मुद्रा। इसका डिस्क्रिप्शन है प्रत्यायी मुद्रा अर्थात फ्यूडिशियरी मनी वह धन है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम से या माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि साख मुद्रा की अर्थात क्रेडिट मनी की बात करें तो यह एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भविष्य के मौद्रिक दावे को संदर्भित करता है जिसने कि सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया है। वहीं वैध मुद्रा की बात करें तो वैध मुद्रा एक सरकार के द्वारा जारी मुद्रा है जो कि सोने जैसे कमोडिटी के द्वारा समर्थित नहीं है। पूर्ण मूल्य मुद्रा अर्थात फुल डोबिट मनी ये धन का मूल वस्तु के रूप में इसके मूल्य से अधिक होता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 200 नंबर क्वेश्चन। 200 नंबर प्रश्न है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक के लिए उधार देता है वह क्या कहलाती है? दोस्तों वह रेपो दर या रेपो रेट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रेपो दर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि के लिए उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है या रेपो रेट कहा जाता है। जबकि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, या देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, वो रिवर्स रेपो दर कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 201 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन या माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से पायलट आधार पर डैश द्वारा डैश में शुरू किया गया था। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यह जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन औपचारिक रूप से 1992 ईस्वी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड के द्वारा एक पायलट आधार पर शुरू किया गया था और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई वर्ष 1982 ईस्वी अर्थात 12 जुलाई 1982 ईस्वी को संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 202 नंबर क्वेश्चन के कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं और केसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? केसीसी के यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी वर्ष 1998 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। आदर्श योजना की बात करें दोस्तों तो आरबी गुप्ता समिति व सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों आरआरबी, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा क्रियान्वित है। इसके अलावा अगला प्रश्न 203 नंबर क्वेश्चन है। 203 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए स्वनियामक उत्पत्ति के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये किया गया है साधन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, साधन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि साधन अर्थात सामुदायिक विकास वित्त संस्थान का संघ साधन को भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा संगठन है जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। जबकि बात करें तो इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है 204 नंबर प्रश्न की जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मुद्रा से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कि जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे साख मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, साख मुद्रा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है साख मुद्रा अर्थात क्रेडिट मनी वह पैसा है जिसका आंतरिक मूल्य अर्थात एक वस्तु के रूप में उसके अंकित मूल्य से बहुत कम है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड अर्थात मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट इत्यादि। अगला प्रश्न 205 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की बात करें तो वर्ष 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ईस्वी के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार के द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। जबकि ये वित्तीय संस्थान है जो कि कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 206 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य है? दोस्तों मुद्रा के कार्य के बारे में बात करें तो मुद्रा का कार्य है मूल्य के भंडार के रूप में प्रयुक्त, इसके बाद में मूल्य के मापन के रूप में प्रयुक्त और फिर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त। इस तरीके से ये तीनों के तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुद्रा के लगातार 3 कार्य होते हैं। पहला है दोस्तों मूल्य का भंडार, मूल्य की माप और विनिमय का माध्यम। इसके बाद अगला प्रश्न है 207 नंबर प्रश्न, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? वह बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रल बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सेंट्रल बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। अंतिम उपाय का एक ऋणदाता
एक संस्था है और आमतौर पर एक देश का केंद्रीय बैंक जो कि बैंकों या अन्य संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जो कि वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है या अत्यधिक जोखिम भरा निकट पतन माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 208 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शीर्ष वैश्विक 100 की सूची में भारत के कितने बैंक हैं। दोस्तों इसमें भारत के बारे में बात करें तो भारत की केवल एक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा और वह है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक 55वें स्थान पर था और एसबीआई की स्थापना जो है वो 1 जुलाई वर्ष 1955 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है 209 नंबर प्रश्न की, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। दोस्तों एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार के हिस्से की बात करें तो 50% की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 50%, राष्ट्रीयकृत बैंक का हिस्सा 35% और राज्य सरकार का हिस्सा 15% है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर वर्ष 1975 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 210 नंबर प्रश्न और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था। दोस्तों भारत के पहले विकास बैंक की बात करें तो वो रहा था दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई वर्ष 1948 ईस्वी को हुई थी और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई वर्ष 1988 ईस्वी को हुई थी, जबकि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना मार्च 1982 ईस्वी में हुई थी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई वर्ष 1964 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न 211 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति किस वर्ष की अवधि में किया जाता है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति की बात करें तो वे 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न 212 नंबर प्रश्न, ग्रामीण ऋण पर डैश की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। वो की गई थी दोस्तों नरसिम्हम समिति के सिफारिश पर ही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि रेखी समिति जो कि करदाताओं और कर संग्रहकर्ताओं के बीच समस्याओं से निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। दोस्तों भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP का मूल्यांकन करने के लिए केलकर समिति भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए स्थापित एक समिति थी, जबकि टंडन समिति की बात करें तो टंडन समिति का गठन वाणिज्यिक बैंकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था ताकि बैंक ऋण के पर्यवेक्षण के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निधियों का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद में अगला प्रश्न है 213 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों देखते हैं कथन को। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो कथन गलत है वह दोस्तों की वर्ष 1929 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक कहे जाने वाले एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। यह कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय मुद्रा पर रॉयल कमीशन अर्थात हंटन यंग कमीशन ने वर्ष 1926 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक कहे जाने वाले एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। इसके अलावा अगला प्रश्न 214 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1949 ईस्वी में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों वर्ष 1949 ईस्वी की बात करें तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी वर्ष 1949 ईस्वी से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है 215 नंबर क्वेश्चन। 215 नंबर प्रश्न की बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका संबंध बैंकिंग से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अर्थव्यवस्था के बेसल थर्ड मानदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बेसल 3 की बात करें तो ये विभिन्न देशों में बैंकों के लिए सामान्य मानक निर्धारण करने के लिए मानदंड या नियामक मानदंड है। बेसल 3 मानदंडों का उद्देश्य बैंकिंग उद्योग में विनिमय
पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाना है। इसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 216 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। वह है दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है SBI लाइफ इंश्योरेंस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। SBI लाइफ इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI और फ्रांसीसी वित्तीय संस्थान BNP परिबॉस कार्डिफ के बीच एक संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी है। अगला क्वेश्चन 217 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। वह की गई थी वर्ष 1999 ईस्वी में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 1999 ईस्वी में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का उद्देश्य नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले नोट या अच्छे गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के देना है, जबकि कटे फटे नोटों को वापस लेना है। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 2002 ईस्वी में स्वच्छ नोट नीति के तहत RBI ने बैंकों को मुद्रा नोटों को स्टेपल अर्थात तार से बांधना ये करना बंद करने की सलाह दी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 218 नंबर क्वेश्चन की, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। वह है दोस्तों 2 लाख की राशि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख की राशि। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 2 लाख का न्यूनतम राशि जिसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात RTGS शब्द एक फंड ट्रांसफर सिस्टम को संदर्भित करता है जो कि धन या प्रतिभूतियों के तात्कालिक हस्तांतरण की अनुमति देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 219 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के खाते में किसी अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से यह जारी किया गया है वह विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक पेपर क्या कहलाता है। दोस्तों उस पेपर को चेक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति को जिसके नाम पर यह जारी किया गया है वह एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बैंक को निर्देश देने वाला एक पेपर चेक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 220 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन विकसित या विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF के द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। इसके बारे में बात करें तो वह दोस्तों वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है जो कि विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न 221 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात SAT की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वह की गई थी दोस्तों वर्ष 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात SAT वर्ष 1992 ईस्वी में भारत में स्थापित किया गया था। इसके अलावा बात करें तो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मुख्य रूप से सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या सेबी अधिनियम के तहत एक न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलें सुनाने के लिए निर्देशक स्थापित किया गया था और यह एक 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 222 नंबर क्वेश्चन की RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामांकित किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों 4 वर्षों की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका डिस्क्रिप्शन है कि RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त या नामांकित किया जाता है। RBI वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। दोस्तों यह भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियम के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 223 नंबर क्वेश्चन की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को बनाया गया था वर्ष 1955 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राज्य के स्वामित्व में पारित करने के बाद बनाया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है 224 नंबर क्वेश्चन की बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ आप
आप संपार्श्विक शब्द को जोड़ेंगे। दोस्तों संपार्श्विक शब्द जोड़ा जाएगा ऋण और अग्रिम स्वीकृति के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऋण और अग्रिम देना एक बैंक की कार्य है जिसमें संपार्श्विक अर्थात कोलेट्रल शब्द जुड़ा हुआ है। संपार्श्विक संपत्ति या कुछ मूल्यवान है जिसे कि आप किसी को देने के लिए सहमत हैं यदि आप उधार के लिए गए पैसे का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 225 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है? वह है दोस्तों स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्वयं सहायता समूह। इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्वयं सहायता समूह उधारकर्ताओं को संपार्श्विक कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है, जबकि सदस्य बिना किसी जमानत के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 226 नंबर क्वेश्चन की भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 ईस्वी तक किसके लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है? वो किया है दोस्तों बर्मा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्मा। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अप्रैल 1947 ईस्वी तक बर्मा के लिए, जिसे कि पहले म्यांमार के नाम से अब वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसके लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। बर्मा अर्थात म्यांमार वर्ष 1937 ईस्वी में भारतीय संघ से अलग हो गया, लेकिन रिजर्व बैंक ने बर्मा के जापानी कब्जे तक बर्मा के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखा। इसके बाद अगला प्रश्न है 227 नंबर प्रश्न। 227 नंबर प्रश्न है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1982 ईस्वी में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई थी और यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार में है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न 228 नंबर क्वेश्चन, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय की बात करें दोस्तों तो वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से भी जाना जाता था, वह भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1943 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है 229 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत में तीन घने व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? वह है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय स्टेट बैंक जो कि भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों अर्थात डीएसबीआई में से एक है। व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बैंकों की बात करें दोस्तों तो बैंकों को विफल होने के लिए बहुत बड़ा माना जाता है और ये बैंक आकार में बड़े हैं और इनमें जटिल न्यायिक प्रणालियाँ है। जबकि एसबीआई बैंक के बारे में बात करें तो एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक डीएसबीआईस हैं, जिसका मतलब है कि इन बैंकों के संकट या विफलता का आसान घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 230 नंबर प्रश्न की समय की अवधि में अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य रिटर्न की राशि को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आय 3 प्रकार की होती है। पहला होता है दोस्तों अर्जित, दूसरा श्रेणी और तीसरा निष्क्रिय। अर्जित आय के बारे में बात करें तो अर्जित आय में वह आय होती है जो आप पूर्णकालिक नौकरी करते हुए या व्यवसाय चलाते समय अर्जित करते हैं, जबकि निष्क्रिय आय सीमित भागीदारी में किराए, रॉयल्टी और दाव में अर्जित आय है। इसके अलावा बात करें तो पोर्टफोलियो आय के बारे में बात करें तो लाभांश, ब्याज और स्टॉक बिक्री से पूंजीगत लाभ से होने वाली आय है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 231 नंबर प्रश्न की डैश एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि विशिष्ट रूप से नेफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाले बैंक शाखा की पहचान करता है। वह दोस्तों आईएफएससी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईएफएससी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आईएफएससी एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि विशिष्ट रूप से नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखाओं की पहचान करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड अर्थात इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी 11 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है जो अक्षरों और अंकों का एक संयोजन है और इसका उपयोग नेफ्ट, इसके अलावा आईएमपीएस और आरटीजीएस लेन देन के लिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जबकि अगला प्रश्न 232 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि वो मूल्य सस्ता हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट हर स्थिति में नकारात्मक होती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट से उस देश का आयात महंगा हो जाता है और उसका निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 233 नंबर क्वेश्चन के वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26AS नामक एक नया फॉर्म पेश किया है। वह किया है दोस्तों करदाता के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा करदाता। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वित्त मंत्रालय करदाताओं के लिए फॉर्म 26AS पेश करता है और यह एक वार्षिक विवरण है जिसमें सोर्स पर काटे गए कर के बारे में सभी विवरण शामिल होते हैं और आपके संग्राहक या संग्राहकों के द्वारा एकत्र किए गए कर अर्थात टैक्स के बारे में जानकारी और एक वित्तीय वर्ष में आपको प्राप्त धन वापसी के बारे में भी जानकारी देती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 234 नंबर क्वेश्चन। 234 नंबर प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके द्वारा में निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ये अधिनियम है वर्ष 1934 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली कानूनी प्रावधानों को नियंत्रित करता है। जबकि अगला क्वेश्चन है 235 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस या लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया है। वो बनाया है दोस्तों वर्ष 1993। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1993। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आरबीआई ने वर्ष 1993 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया। अगला प्रश्न है 236 नंबर क्वेश्चन दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन बैंक दर की सही परिभाषा है। दोस्तों बैंक दर की सही परिभाषा की बात करें तो वो है यह वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई को दे ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई को दे ब्याज की दर है। अगला प्रश्न है 237 नंबर क्वेश्चन और 237 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह सेबी और आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में म्यूचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अर्थात सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा विनियमित होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 238 नंबर क्वेश्चन की आरबीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को आरबीआई बोर्ड का अधिक्रमण करने की तथा बैंक के गवर्नर से परामर्श लेने के बाद लोकहित के लिए अनिवार्य निर्देशों को आरबीआई को जारी करने की शक्ति देती है। वह है दोस्तों धारा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 7 सरकार को जनहित के मामले पर केंद्रीय बैंकों को निर्देश देने का अधिकार देती है। जबकि 239 नंबर जो प्रश्न है वह है कि सिक्का अधिनियम वर्ष 2011 भारत में मूल्य वर्ग कितने रुपए तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। दोस्तों वो देता है 1000 रुपये तक की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सिक्का अधिनियम वर्ष 2011 भारत में 1000 रुपये तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है और भारत में सिक्के जो हैं वो सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार ही ढाले जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 240 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है। दोस्तों भारत में करेंसी नोट छापने वाले बैंक की बात करें तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को 241 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक नीति बनाता है। दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति बनाने की बात करें तो वो बनाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 242 नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है। वह संस्था है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक और इस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर तय करता है। इसके अलावा बात करें तो मौद्रिक नीतियाँ ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 243 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। वह है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई पहले ही सरकार के नियंत्रण में था और इस 60% शेयर के साथ ही इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण करने की दर की आवश्यकता नहीं थी और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 244 नंबर क्वेश्चन, व्यापारी छूट दर डैश को संदर्भित करती है। दोस्तों व्यापारी की छूट दर के बारे में बात करें तो ये जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए एक व्यापारी को चार्ज की गई दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्यापारी के छूट दर अर्थात मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक व्यापारी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए चार्ज की जाने वाली दर है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो रुपए डेबिट कार्ड लेन देन छोड़ करके जो शून्य अर्थात शून्य MDR को आकर्षित करते हैं वो लेन देन के लिए MDR 0.9% पर तय किया गया है। अगला प्रश्न 245 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसे लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अर्थात FIT ढांचे क्रियान्वयन के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI अधिनियम 1934 मई 2016 में लक्ष्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एजेंडा के निष्पादन के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था। संपादित RBI अधिनियम में हर 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करने के साथ भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य भी प्रावधान है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 246 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का संबंध रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के बनाए रखने से है। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये है FATF से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा FATF। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। इसके बाद अगला प्रश्न है 247 नंबर क्वेश्चन की NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था है। दोस्तों NPCI के बारे में बात करें तो NPCI का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक मातृ संस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न है 248 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। वह है दोस्तों IRDA। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDA। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अर्थात सेबी, वित्त मंत्रालय MOF और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ये भारतीय पूंजी बाजारों को नियंत्रित करने वाली 3 नियामक प्राधिकरण है। जबकि अगला प्रश्न है दोस्तों 249 नंबर क्वेश्चन की डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। दोस्तों डेबिट कार्ड पर कुल मिलाकर बात करें तो 16 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 16। इसका डिस्क्रिप्शन है कि डेबिट कार्ड के आगे वाले हिस्से पर 16 अंकों का कोड लिखा होता है और पहले 6 अंक बैंक पहचान संख्या है और बाकी के जो 10 अंक होते हैं वो कार्ड धारक की विशिष्ट खाता संख्या है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 250 नंबर जो प्रश्न है 250 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। दोस्तों रानी की वाव की तस्वीर की बात करें तो यह है 100 रुपये के नोट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये का नोट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 100 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर रानी की वाव छपा होता है और यह गुजरात में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। जबकि 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप है और 10 रुपये के नोट में कोणार्क मंदिर, जबकि 50 रुपये के नोट में हम्पी का मंदिर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 251 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक कार्यकारी पूंजी है। दोस्तों कार्यकारी पूंजी की बात करें तो वो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कार्यशील पूंजी वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देयताएं हैं, जबकि कार्यशील पूंजी नकद, शॉर्ट टर्म, डेबिट या इन्वेंट्री के रूप में होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
252 नंबर प्रश्न है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। वह है दोस्तों कार्बन बॉन्ड को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि विदेशी मुद्रा भंडार में IMF में विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार, सोना और आरक्षित स्थिति शामिल है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में कार्बन बॉन्ड अनुपस्थित है। अगला प्रश्न 253 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। वह है दोस्तों बंधन बैंक, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंधन बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बंधन बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है और यह ICICI बैंक, इसके अलावा HDFC, एक्सिस आदि के समान एक निजी बैंक है, जबकि राष्ट्रीयकरण राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 154 नंबर क्वेश्चन की इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है। दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक की बात करें तो वो M चिदम्बरम चेट्टियार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि M चिदम्बरम चेट्टियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक थे। 10 फरवरी वर्ष 1937 ईस्वी को उन्होंने देश के औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की पहल के साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न 255 नंबर प्रश्न है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। वह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट केवल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। जबकि अगला प्रश्न है 256 नंबर क्वेश्चन की रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को मापने के लिए RBI के किस सूचकांक का प्रयोग करता है। दोस्तों इसमें जो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है वह सूचकांक है WPI। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने मुख्य रूप से मौद्रिक लक्ष्य सांचे के साथ साथ कई सांकेतिक दृष्टिकोण अर्थात MIA के तहत मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए ही WPI मुद्रास्फीति का उपयोग किया है। हालांकि अन्य सूचकांकों के द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की निगरानी विश्लेषण भी किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों 257 नंबर क्वेश्चन की भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है। दोस्तों भारत सरकार के बैंकर के रूप में जो कार्य करता है वह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है और यह वह बैंक है जो सरकार घाटे के समय उधार देती है और पूरे भारत मौद्रिक नीतियों और मुद्रण को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी RBI की ही है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 258 नंबर क्वेश्चन भारत के केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो वह विभाग है व्यय विभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, व्यय विभाग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्यय विभाग केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और वित्त से जुड़े मामले की देखरेख के लिए एक विभाग है। इसके बाद अगला प्रश्न 259 नंबर क्वेश्चन की भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में आना 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता था। दोस्तों आना की बात करें तो आना जो है वो 1 रुपये का 16वां हिस्सा होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रुपये का 16वां हिस्सा ही एक आना कहलाता था और आना जो है वो एक मुद्रा इकाई थी जिसे कि ब्रिटिश भारत में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि रुपये का 1/16वां भाग के बराबर था और इसे 4 पैसे या 12 पाई में भी विभाजित किया गया था और इस प्रकार से 1 रुपये में 192 पाई होते थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 260 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की बात करें तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट में निम्नलिखित बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के रूप में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों भारत में प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अर्थात PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात BOB, इसके साथ ही कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी बैंकें शामिल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 261 नंबर क्वेश्चन की जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे एक बैंक को अपने पास नकद भंडार के रूप में रखा जाना चाहिए उसे किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों उसे जाना जाता है नकद आरक्षित अनुपात के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि नकद आरक्षित अनुपात ग्राहकों की कुल जमा राशि का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है जिसे कि वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व के रूप में या तो नकद या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना होता है। इसके अलावा CRR की बात करें तो CRR किसी देश की केंद्रीय
बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 262 नंबर प्रश्न की पेमेंट अर्थात भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक के बारे में बात करते इसमें जो सही नहीं है वह है कि क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकते हैं। यह भुगतान बैंक से संबंधित सही बातें नहीं है। बात करें दोस्तों इसके अगले पॉइंट के बारे में तो है कि भुगतान बैंक पारंपरिक बैंकों की तरह ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते हैं और ना ही अग्रिम ऋण दे सकते हैं। ये चेकबुक और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये पारंपरिक बैंकों के विपरीत आप एक भुगतान बैंक खाते में एक सीमित राशि रख सकते हैं जिसकी सीमा वर्तमान समय में प्रति खाता 1 लाख रुपए है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो 263 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और नियमन करती है। वह है दोस्तों नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमित करने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा बात करें तो एकीकृत ग्रामीण विकास और समृद्धि और उससे जुड़े मामले के लिए। अगला प्रश्न है 264 नंबर क्वेश्चन की बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कितने रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। दोस्तों वो की गई थी 5 करोड़ रुपए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 नंबर प्रश्न की कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र को विनियमित करती है तथा इस पर निगरानी रखती है। वह है दोस्तों रेरा, RERA। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि घर खरीदारों की रक्षा करने के साथ साथ ही आय को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 266 नंबर क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में IMPS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में यदि IMPS के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस तत्काल भुगतान सेवा अर्थात IMPS ये भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। IMPS मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एक अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 267 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रनिंग उड़ान या किस्तों में ऋण चुकाने को संदर्भित करता है। वह है दोस्तों ऋण परिशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋण परिशोधन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि व्यवसाय में परिशोधन का अर्थ है कि कई अवधियों में भुगतान फैलाना। दोस्तों इस शब्द का उपयोग 2 अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ किया जाता है, ऋणों का परिशोधन और संपत्तियों का परिशोधन। बाद के मामले में यह समय की अवधि में एक अमूर्त संपत्ति की लागत आवंटित करने के लिए भी संदर्भित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 268 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। वो है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय स्टेट बैंक सेबी की SBI की 29 अधिकृत शाखाओं को मार्च, अप्रैल और मई 2019 के महीने में चुनावी बॉन्ड का उपयोग और नकदीकरण करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है 269 नंबर क्वेश्चन की राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों यह अधिनियम जो है इसके बारे में बात करें तो यह अधिनियम राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसको पारित किया गया था दोस्तों वर्ष 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि केंद्रीय संसद ने 28 सितंबर वर्ष 1951 ईस्वी को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया, जिसमें राज्य सरकारों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए वित्तीय नियम स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 270 नंबर क्वेश्चन की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग
संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों वह समिति थी पन्नीर सेल्वम समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पन्नीर सेल्वम समिति को गैर निष्पादित संपत्तियों पर विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक ऐसा ऋण है जो कि 90 दिनों से अधिक समय में या अधिक समय से अतिदेय है। इसके बाद अगला प्रश्न है 271 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जो यह कहता है कि खराब मुद्रा अच्छे को बाहर कर देती है? इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यह है ग्रेसम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेसम का नियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। उदाहरण के लिए बात करें तो यदि संचालन में कमोडिटी मनी के दो रूप हैं जिन्हें कि कानून के द्वारा समान अंकित मूल्य के रूप में स्वीकृत किया जाता है, तो अधिक मूल्यवान वस्तु धीरे धीरे जो है वो संचालन से गायब हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 272 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों अर्थात कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें कि शहरी सहकारी बैंक यूएसपी के रूप में जाना जाता है, वे विनियम और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? दोस्तों उसके जो विनियम और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है वो होती है भारतीय रिजर्व बैंक का सहकारी या भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग के पास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग जो है दोस्तों वो अन्य नियामकों अर्थात आरसीएस और सीआरसीएस के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है। इसके बाद में बात करें तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 AACS यूसीबी के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 273 नंबर क्वेश्चन की भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आईएफएससी का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आईएफएससी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के रूप में भी जाना जाता है और यह 11 अंकीय अक्षरीय या अक्षरांकीय अर्थात अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि विभिन्न बैंक शाखाओं की पहचान करने में मदद करता है, जो कि नेफ्ट NEFT अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IMPS अर्थात तत्कालिक भुगतान सेवा या RTGS अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करती है। आईएफएससी कोड में से 4 अक्षर होते हैं जो कि बैंक के नाम को दर्शाते हैं और बाकी के अन्य 7 अक्षर जो हैं वो दोस्तों 7 अंक जो है वो होते हैं इसके साथ में। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो 274 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? नेफ्ट अर्थात NEFT के यदि फुल फॉर्म की बात करें तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए रखा जाता है। दोस्तों नवंबर 2005 में शुरू किया गया। यह बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान के द्वारा सेटअप की स्थापना और रखरखाव किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 275 नंबर क्वेश्चन की बैंकिंग विनिमय अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनिमय अधिनियम की बात करें दोस्तों तो वह भारत में वर्ष 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 ईस्वी में भारत में एक कानून है जो कि भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बात करें तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम वर्ष 1949 ईस्वी के रूप में पारित हुआ था और यह 16 मार्च वर्ष 1949 ईस्वी से लागू हुआ और 1 मार्च 1966 ईस्वी से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में बदल गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 276 नंबर क्वेश्चन की बैंकों द्वारा उनके सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित तथा सर्वाधिक विश्वसनीय ग्राहकों से अल्पकालिक ऋणों पर लिया जाने वाला ब्याज दर क्या कहलाता है? दोस्तों वह प्राथमिक ऋण दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्राथमिक दर या प्राथमिक ऋण दर बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ब्याज दर है और आमतौर पर ब्याज दर जिस पर बैंक पसंदीदा ग्राहकों को उधार देती है यानी अच्छे क्रेडिट वाले को। इसके अलावा
अगला प्रश्न है 277 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। दोस्तों ये किया जाता है शुद्ध मांग एवं समय लेनदारी के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध मांग एवं समय लेनदारी के प्रतिशत के रूप में। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR कुल निधि है जिसे कि बैंकों को हर समय RBI के पास रखना होता है। यदि RBI CRR बढ़ाने का फैसला करता है तो बाजार की उपलब्ध तरलता कम हो जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 278 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एक्सिम बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बात करें तो वह है कि इसकी स्थापना वर्ष 2014 ईस्वी में भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया भारत में एक वित्त संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 ईस्वी के तहत की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है 279 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। वह बैंक है दोस्तों इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि इंडसइंड बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अर्थात PSB भारत में एक प्रमुख प्रकार के बैंक है जहां बहुमत साझेदारी अर्थात 50% से अधिक सरकार के पास होती है और इन बैंकों के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 280 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है कि भारत का मुद्राणालय कहाँ स्थित नहीं है। दोस्तों भारत का जो मुद्राणालय की बात करें तो ये कोची में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्तमान समय में भारत में 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है जो कि RBI के अधीन काम करते हैं और ये करेंसी नोट प्रेस जो है वह दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में, बैंक नोट प्रेस, इसके अलावा देवास मध्य प्रदेश में, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में और इसके अलावा सालबोनी पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों 181 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। दोस्तों जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है वह है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। साउथ इंडियन बैंक भारत के 27 से अधिक राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम रखेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में और वहां से दोस्तों बचे हुए सेगमेंट को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।